हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बात करना चाहूँगा, कुछ आपको बताना चाहूँगा और कुछ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप सब लोग जानते हैं मेरे चैनल को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और पिछले साल आरआरबी पीओ का जो एग्ज़ाम था, मेरा पहला एग्ज़ाम था और काफ़ी मेहनत करी, सब एफर्ट लगाया पूरे दौरान। और आज की तारीख में 9000 कुछ सब्सक्राइबर पे पहुँच गया हूँ। और कुछ चीज़ें अंदर से मोटिवेट करती हैं, तो मुझे लगता है उनमें से एक ये है कि अगर मैं किसी माइलस्टोन पर पहुंच जाऊं तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा वो। तो आज मैं पहली बार, आज तक मैंने कभी इसी वीडियो में बोला नहीं है, बट आज मैं पहली बार बोलने वाला हूं कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसे सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं चाहता हूँ कि 5 और 6 तारीख से पहले हम लोग 10,000 पहुँच जाएँ और एक माइलस्टोन क्रॉस करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से कंटेंट डालूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जिन्होंने नहीं किया अब तक, और अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं आप जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो जी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर है कि आप अपने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करें, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, कैसे टाइम यूज़ करें, है ना। टाइम के बारे में पहले एक वीडियो थी, बट कुछ चीज़ें और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं कि आप किस तरीके से पेपर को अप्रोच करें, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज कर सकते हैं, क्या क्या अपनी हैबिट में चेंज ला सकते हैं, ताकि आपका पेपर एक पॉजिटिव वे में जाए और आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि पेपर का पैटर्न किस तरह से आप समझें कि जो पेपर का टाइमिंग है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है। आप सब जानते हैं कि आरआरबी पीओ का जो पेपर है 45 मिनट का होता है और उस 45 मिनट के दौरान आपको 2 सेक्शन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, एक क्वांट के और एक रीजनिंग के, और दोनों ही सेक्शन के 40-40 सवाल होते हैं आपके पास। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पेपर को 3 हिस्सों में बांटना है हमेशा। ठीक है, किस तरह से बांटना है, पहले 20 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 5 मिनट। ठीक है जी। तो पहले जो 20 मिनट है उसमें आपको क्या करना है, आपको वो सेक्शन करना है जो आपका बहुत फेवरेट है, जो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो आपको समझ आता है, जिसमें आप स्कोरिंग आपका अपना समझते हैं। अब वो क्वांट भी हो सकता है, वो रीजनिंग भी हो सकता है। मेरे लिए वो हमेशा से क्वांट रहा है, किसी के लिए वो रीजनिंग हो सकता है कि नहीं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस सेक्शन में आप बहुत अच्छे हो और किस सेक्शन में आपकी स्पीड भी अच्छी है, क्योंकि 20 मिनट जो पहले होते हैं वो आपका एक कॉन्फिडेंस बनाते हैं। अगर आप उस 20 मिनट में 30 एक सवाल कर लेते हो तो मतलब आप आधी से ज़्यादा जन जीत चुके हो, है ना। मानता हूँ कि मैं 65 तक नंबर बहुत अच्छा सेफ स्कोर होता है, 65 अच्छा सेफ स्कोर है आरआरबी पीओ में। तो अगर आप 30 सवाल बना लेते हो पहले 20 मिनट में, मतलब आप बहुत ही पॉजिटिव वे की तरफ चल पड़े हो और आप एक अच्छे सेफ स्कोर पर पहुँच गए हो, तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन फंस जाएँ, कोई पजल फंस जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाएँ, तो एक अच्छा स्कोर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये बात है कि आप पहले या तो क्वांट अटेम्प्ट करें या पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करें। ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की बात ऐसे कह रहा हूँ कि जो उसमें आप स्कोरिंग समझते हो, ये नहीं कि मुझे अच्छा क्वांट लगता है लेकिन उसमें नंबर ही नहीं आ रहे, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो पहले 20 मिनट में वो सब्जेक्ट जिसमें आपका स्कोरिंग नेचर है और आप उसमें स्कोर कर पाते हैं अच्छा खासा, आपको ईजी लगता है। नेक्स्ट जो है उसमें आपको करना पड़ेगा आपका क्वांट। अगले 20 मिनट में आपको क्वांट करना पड़ेगा। क्वांट मतलब जो सेक्शन रह गया वो करना पड़ेगा। पहले आप अगर रीजनिंग कर चुके तो क्वांट करना पड़ेगा, अगर क्वांट हो चुका आपका तो आपको रीजनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद पहले 20 मिनट, फिर 20 मिनट, और फिर जो लास्ट के 5 मिनट बचता है उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मिसलेनियस पोर्शन करो, आप वो पार्ट पे जाओ जो आपका छूट गया था। सपोज करते हैं कि आपने पहले 30 सवाल बना लिए, रीजनिंग की बात करता हूँ, रीजनिंग शुरू किया, आपने 30 सवाल बना लिए, आपने 30 सवाल आपने उसके बना लिए अगले नेक्स्ट के, और फिर जो है आपके पास 5 मिनट बचते हैं। बस 5 मिनट में आपको ये देखना है कि जो सवाल बचे हुए हैं क्वांट और रीजनिंग के, कौन से सबसे आसान वाले सवाल हैं और किन को मैं पहले जल्दी कर सकता हूं। क्योंकि अगर आपको आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके मैक्सिमम स्कोर बनेगा। ये नहीं कि कुछ लोग कहेंगे कि मैं रीजनिंग की पजल बनाता रहा 5 मिनट, तो 5 मिनट पजल ही नहीं बनी, कोई मेरा टाइम खराब हो गया। इससे बेटर हुआ है आइडेंटिफाई करो कि कौन से सवाल छोटे छोटे हैं और वो 5 मिनट ज़्यादा सवाल बना सकते हो आप, और वो क्वांट भी हो सकते हैं, रीजनिंग हो सकता है। स्विच करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5-7 सवाल आप बना सको उसमें, तो बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ होगी। ठीक है, ये मेरा कहना है इसमें। अब बात करते हैं कुछ अच्छी चीज़ों की जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे पहला तो ये कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहते हैं, वो दूसरे को हाथ नहीं लगाते हैं। एक सब्जेक्ट में टाइम 30 मिनट 35 मिनट चला जाता है, दूसरे में टाइम मिलता है 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट करके क्लियर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस सवाल की उस सब्जेक्ट की अपनी एक लिमिटेशन है, उसके बाद आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सपोज करते हैं आपने रीजनिंग के 30 सवाल बना लिए, अब आपका ह्यूमन नेचर जो है बेसिकली वो 30 वही बनाएगा सबसे आसान वाले होंगे पहले, है ना। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई आप छोड़ दोगे, मुश्किल छोड़ दोगे, ठीक है। तो ऐसा बहुत सबसे पहले वही बनाओगे जो आसान वाले हैं।
तो उसके बाद आपको नहीं रीजनिंग करना है। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि रीजनिंग ही करना है आपको क्वांट नहीं करना है, क्योंकि आपका रीजनिंग अच्छा है, आप रीजनिंग ही करोगे। आपने 5 मिनट पूरी रीजनिंग पे झोंक दी और सवाल हुए 2 या 3। लेकिन वही हो सकता है कि क्वांट में जो 10 सवाल बाकी थे वो थोड़े आसान वाले थे, उनको करना आसान था और आप उनमें ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ कि एक बार पूरे पे नज़र मारो और देखो कहाँ पर बच जाती चीज़ें। सेकंड ये कि जैसे अभी ये बता रहा था मैं कि जैसे आपने 30 मिनट लगा दिए उन पर, तो उसमें ये चीज़ हो जाती है कि आपने क्वांट के क्वेश्चन, जैसे मान लो आपने 30 मिनट रीजनिंग को दे दिए, अब 15 मिनट बचे क्वांट के लिए। अब हो सकता है 15 मिनट में क्वांट में वही सवाल कवर ना हो जो बहुत आसान वाले थे, है ना। आपने 30 मिनट रीजनिंग को लगाए, सारे क्वेश्चन कर लिए आपने, मान लेते हैं, लेकिन उन 15 मिनट में जो बचे उसमें क्वांट में वो क्वेश्चन भी नहीं हो पाए जो आसान थे, तो इसका मतलब वहाँ टाइम बर्बाद कर दिया आपने। क्योंकि कुछ हर एक सेक्शन में कुछ इजी क्वेश्चन तो होते ही होते हैं ना जो आप कर सकते हो। अगर आप वो छोड़कर मुश्किल क्वेश्चन के पीछे भागते रहोगे आप सब्जेक्ट के ऊपर बायस करके, तो आपका थोड़ा नुकसान होना बनता ही बनता है। तो इसलिए बायस मत रहो। आप ये सोचो कि क्या कहते हैं, हाँ क्वांट में अगर ऐसा है तो रीजनिंग में क्या कहते हैं, रीजनिंग में अगर इतने क्वेश्चन कर लिए बस बहुत हुआ, 20 मिनट दे दिया, अब मैं कुछ टाइम क्वांट को दूं जब तक मैं उसके सारे ऐसे क्वेश्चन ना कर दूं जो मुझे इजी लग रहा है, जो मेरे लिए डुएबल है, तब फिर रीजनिंग में मूव ऑन करो वापस, वरना रीजनिंग पे मत जाओ। अभी रीजनिंग खत्म करके जल्दी से क्वांट पे जाओ, क्वांट खत्म करो फिर रीजनिंग पे आओ अगर आपको टाइम बचता है तो। क्यों मैं ऐसा बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वो सवाल ज़रूर करो जो आसान वाले हैं। अगर आप वही छोड़ दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप 10-12 सवाल करके आगे क्वांट में कि हाँ इतना ही बन रहा था मेरे से, तो बनाया नहीं, क्योंकि आपने बनाया नहीं, आपने कोशिश नहीं करी। 25 से 30 क्वेश्चन तो आसान आएंगे। अर्थमेटिक को छोड़ दें तो भी ईजी क्वेश्चन होते हैं, डुएबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पैटर्न किस तरह से फॉलो करें। मैंने कहा रीजनिंग अगर अटेम्प्ट करते हो आप तो आप पजल कर सकते हो। काफ़ी लोग कहते हैं मेरी पजल बहुत स्ट्रांग है, मैं बना लेता हूँ। देखो कर सकते हो, करने कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिक कंसेप्शन ये है कि उसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और अगर एक पजल गलत होती है तो आपके 3-4 मिनट वेस्ट कराती है और आपको मेंटल ट्रॉमा देती है और वहाँ पे बहुत मुश्किलें फंस जाते हो। इसलिए कहावत ये है कि आप, कहावत भी और सेइंग ये चलती आ रही चीज़ें कि आप पहले जो है मिसलेनियस क्वेश्चन करो, और वो इनइक्वालिटीज़ हो सकता है, वो स्लॉग्स हो सकता है, वो आपकी क्या कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, कोडिंग चाइनीज़ कोडिंग हो सकती है, या जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन आप वो कर सकते हो। और आफ्टर दैट आप पजल कर सकते हो, और पजल भी आप चूज़ कर सकते हो कौन सी ईजी लग रही है कौन सी मुश्किल लग रही है, उसको पहले कर लूँ, वो आप कर सकते हो। क्योंकि पजल में बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, और कईयों को सेटिंग अरेंजमेंट ईजी लगती है, कईयों को पजल ईजी लगती है, कईयों को बॉक्स पे पजल ईजी लगती है ना। तो आपको जो भी ठीक लगती है आप उस अकॉर्डिंग चूज़ करो, सो करो, ठीक है। चूज़ करना हर पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्वांट में अगर जाते हो तो क्वांट में भी यही कहावत है कि सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन करो, फिर क्वाड्रेटिक करो, फिर सीरीज करो। अगर वो रॉन्ग क्या कहते हैं मिसिंग नंबर है तो उसको कर लो, रॉन्ग नंबर है तो देखो 10 सेकंड दो, अगर समझ आए तो ठीक, वरना बढ़ो। देखो 10 सेकंड दो, अगर समझ आए तो ठीक, वरना आगे बढ़ो। उसके बाद आप डीआई करो, और डीआई खत्म करने के बाद अर्थमेटिक अगर होती है तो ठीक है, नहीं तो अर्थमेटिक करो, अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पैटर्न फॉलो करना चाहिए, मेरे को लगता है इस हिसाब से। और हमेशा याद रखें कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम देना ही चाहिए दोनों सब्जेक्ट को, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आसान होते ही होते हैं। आप रीजनिंग के 40 बनाने से हो सकता है कि टोटल आप रीजनिंग के सिर्फ 40 बना पाओ, क्वांट के 15 बना पाओ, तो कितने बने 55, और हो सकता है आप दोनों के 30, इसके क्या कहते हैं 30-32 बना देते, और उसके भी 22-23 बना देते, मतलब ज़्यादा बना देते, तो हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो मतलब मैं वैसे कहता रहा हूँ, ये मतलब एग्जांपल थोड़ा सेट नहीं हुआ, बट आपको एक ओवरऑल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल एक पिक्चर दिखा रहा हूँ चीज़ों के लिए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में काफ़ी, आई होप कुछ ना कुछ तो आपको अवेल किया हो आपने इस वीडियो से। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरी हेल्प करेंगे और एक माइलस्टोन पर पहुँचेंगे हम। थैंक यू सो मच, जल्दी मेरे वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय, तैयारी करते रहिए, बाय।